अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज लो लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही बुक में कंप्लीट कोर्स भी कवर कर लेते हैं और कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड भी है और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन से मुनासिब हैं। चैप्टर 15 कर रहे थे, बेसिक नंबर ऑपरेशन हैं, अपर बाउंड लोअर बाउंड और रिवर्स परसेंटेज के हवाले से। तो बहुत सारे सवाल हैं जिसमें कि इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो इससे शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी 6.5 और 3.5 मेजरमेंट है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है ये 0.5 जो हैं दोनों ये इनेक्ट होंगे। तो 6.5 और 3.5 की लोअर बाउंड क्या है, क्योंकि कैलकुलेशन भी लोअर बाउंड से ही करनी है, पेरीमीटर की और एरिया की। पेरीमीटर निकलता है, इन दोनों को ऐड करके आखिर में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और एरिया जो है वो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से निकल आएगा। तो आप 6.5 और 3.5 के पहले लोअर बाउंड निकाल लें ताकि फिर हम उसको ऑपरेशन कर सकें। जैसे 6.5 है ना, तो अब इसका जो 1 डेसिमल प्लेस तक का हमारा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, ठीक है। तो 0.1 का आधा कर दें, 0.05। ये दोनों में ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो लोअर बाउंड निकालने के लिए इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो बनेगा 6.45 और अपर बाउंड निकालने के लिए ऐड कर दें तो 6.55 बनेगा। 6.55 से कम कम रहेगा और 6.45 के इक्वल और ग्रेटर देन होगा। बहरहाल अपर बाउंड का तो सवाल ही नहीं है, इसलिए अपर बाउंड छोड़ते हैं और लोअर बाउंड इसकी 6.45 है, इसकी 3.45 है। इन दोनों को आपस में ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, आंसर आपका आएगा 19.8 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपका आएगा 22.25। तो ये सेंटीमीटर में और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। एक लकड़ी का टुकड़ा काट रहा है जिसमें छोटी लकड़ी 10 सेंटीमीटर की है और बड़ी लकड़ी 1 मीटर की है। सेंटीमीटर में 100 कर लें। तो बड़ी लकड़ी 100 सेंटीमीटर की है, छोटी लकड़ी 10 सेंटीमीटर की है। इसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाल लेते हैं पहले हम, सवाल पढ़ने से पहले ही पता ही है ना यही पूछेंगे। तो 10, अच्छा कितने अप टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर है, ओके। यानी यहाँ पे डिफरेंस आना है। 100 पॉइंट नहीं, 100 से 0.5 माइनस करेंगे ना तो हो जाएगा 99.5, ये हो जाएगा 9.5, हो जाएगा 100.5, ये हो जाएगा 10.5। ये तो निकला है इसके अपर और लोअर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड से हमेशा ये अपर बाउंड वो निकाला जाएगा कि अपर बाउंड से कम कम होगा, अपर बाउंड तक टच नहीं करेगा, इक्वल्स टू भी नहीं लगेगा, लेकिन लोअर बाउंड को टच भी करेगा। लोअर बाउंड भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है, अपर बाउंड से कम ही होगा, ठीक है। बहरहाल ये हमने निकाल लिया, सवाल तो पढ़ा नहीं। सवाल ये है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट कैन बी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कट 10 शॉर्टर पीसेस ऑफ वुड। हो सकता है ना काट सकते हो। तो ये कब हो सकता है कि इफ़ वी, अभी आप लिख खुद लीजिएगा प्लीज़ कि इफ़ द एज द अपर बाउंड ऑफ द शॉर्टर वुड एड्स अप टू 10.5 को मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो 105 बनता है, विच इज़ ग्रेटर देन द lower as well as upper bound of the larger wood. So it is possible that we might not be able to get 10 full pieces. ठीक है, छोटा पीस जो आपने कहा कि 10 सेंटीमीटर का चाहिए, एक्चुअली आपको 10 सेंटीमीटर का नहीं चाहिए था, 10.5 का चाहिए था, ये 10.49 का चाहिए था। तो उस सूरत में आपने जब काटना शुरू किया तो काटते काटते जो बने वो आपके 105 सेंटीमीटर निकल गया, जबकि चाहिए था आपको, आपके पास मैक्सिमम जो अवेलेबल है, चूँकि आपको 1 सेंटीमीटर तक ट्रू आपने निकाला तो मैक्सिमम अवेलेबल जो 100 सेंटीमीटर जिसको कहते हैं वो 105.5 100.5 सेंटीमीटर तक लकड़ी होगी बाय बाय चांस। और बाय चांस अगर ये बड़े बड़े पीसेस हुए 100 यानी 10 सेंटीमीटर के बजाय 10.5 सेंटीमीटर का काटना पड़े आपको, तो आपकी इस लकड़ी में से पूरा नहीं पड़ेगा। तो इट माइट नॉट बी, ये एक तरीका है साबित करने का, कई तरीके से कर सकते हैं आप। इसको कहें कि हो सकता है ये छोटी हो और ये बड़ी हो। मैंने तो कहा दोनों सूरतों में कि अगर आपका छोटे पीस का अपर बाउंड जो है ना वो आपके बड़े पीस के लोअर बाउंड से तो बड़ा है ही है, अपर बाउंड से भी बड़ा है।
ठीक है, अगर ऐसे 10 पीस निकाल लिए आपने तो आपको 105 सेंटीमीटर की लकड़ी चाहिए, आपके पास है ही नहीं, बड़ी से बड़े भी कर लें तो इतनी लकड़ी नहीं है आपके पास। बात समझ में आ गई। ए हो गया, इसका बी देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट माइट बी लेफ्ट ओवर। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान और बेसिक तरीका ये है कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट बचेगी कितनी, तो बड़ी लकड़ी का अपर बाउंड ले लें और छोटी लकड़ी का लोअर बाउंड ले लें, माइनस कर दें। अरे यार, छोटी लकड़ी को पहले 10 से मल्टीप्लाई तो करें, 10 पीस कटेंगे ना, तो ये 95 होंगे। तो ये हो गया आपका, बच गया 5.5। तो 5.5 का एक टुकड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बच जाएगा इन केस के बड़ी लकड़ी में थोड़ी सी गुंजाइश मिली हुई, वो अपर बाउंड के करीब करीब कहीं हुई, और छोटी जो काट रहे थे वो एक्चुअली में उसमें छोटे से छोटे वाला हिस्सा काटना था, छोटे से छोटे वाले बाउंड के करीब करके काटना था। तो इस सूरत में आपको 5.5 बन जाएगा। मेरे हिसाब से इससे बड़ा भी बचा सकता हूँ मैं, कि आपकी जो बड़ी लकड़ी थी ना वो एक्चुअली अपने लोअर बाउंड में खड़ी थी, और आपने जो काट लिए वो आपने काट लिए नॉर्मल पीसेस, अपने बाउंड के बीच में थे जो छोटे थे। तो 10-10 सेंटीमीटर के काटेंगे तो आखिर में 9 पीस कटेंगे, एक 9.5 का पीस बचा हुआ होगा। लेकिन सवाल की इंटेंशन ये है नहीं, इतना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं होगा। आपसे तो सीधा सीधा ये पूछा जाएगा अब कि आप अपर बाउंड के ऊपर रख के बड़ी चीज़ को देख लें और लोअर बाउंड पर रख के छोटी चीज़ को देख लें, उनका डिफरेंस मालूम कर लें तो बता दें इतना बचेगा ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि करेक्ट आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, खैर आगे चलें, इस बहस में ना पड़ें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थोड़ी सफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं द लेंथ, एक पीस ऑफ वुड की लेंथ दी हुई है 3.50 मीटर्स, यानी 350 मीटर्स, करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, यहाँ तक करेक्शन है। तो इसका मतलब है ये होगी आपकी 1 सेंटीमीटर तक की करेक्शन है ना। तो ये होगा 349.5, अच्छा मीटर में दिया हुआ है, ओ तो मीटर में ही लिखना पड़ेगा 3.495, क्योंकि ये है 349.5 सेंटीमीटर इसकी लोअर बाउंड है, और 350.5 इसकी अपर बाउंड है ना। ऐसे ही करते हैं ना, अगर 1 सेंटीमीटर तक दिया हुआ है तो इस एक वन को, आखिर के वन को डिवाइड बाय 2 करके आधा अपर में आधा लोअर में कर देते हैं, लोअर में से माइनस कर देते हैं, अपर में ऐड कर देते हैं। तो 349.5 सेंटीमीटर और 350.5 सेंटीमीटर बनेंगे मीटर्स के अंदर जाके 3.495 और 3.505 मीटर्स में। फिर यूजिंग द अबव स्टेटमेंट वर्क आउट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इफ इंस्टेड द लेंथ इज गिवन एज 3.5 मीटर। ओके, तो 3.5 मीटर अगर लेंथ दी हुई है और 10 सेंटीमीटर का मार्जिन ऑफ एरर है, तो ये कैसे होगा, 350 मीटर ही है ना। ओके, तो देखिए कि अगर 350 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर का मार्जिन ऑफ एरर है तो आधा इधर जाएगा, आधा सेंटीमीटर इधर जाएगा, तो आधे सेंटीमीटर का मार्जिन ऑफ एरर है। लेकिन अगर 350 में 10 सेंटीमीटर का मार्जिन ऑफ एरर है तो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा या 5 सेंटीमीटर कम हो सकता है, तो इसका आंसर जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछ रहे हैं कि 2015 में कार की वैल्यू थी 8607 which is 1 year old. The rate of depreciation in the first year is 58%। अच्छा, अभी परसेंटेज वाला आ गया। कार की वैल्यू थी, आपको याद है परसेंटेज में एक्चुअल वैल्यू प्लस परसेंट एडिशन इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू। इसमें डेप्रिसिएशन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्चुअल वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू परसेंटेज में 100% मानी जाती है हमेशा, डेप्रिसिएशन जो है 58% हो गई, तो फिर कितनी बची, ये बच गई 42%। ठीक है, अब इसमें से कोई भी आपको मिल जाएगी तो उससे आप दूसरी चीज़ निकाल लेंगे। कार की अभी की वैल्यू जो है वो 8607 है,
1 साल पुरानी हो चुकी है। व्हाट डिड द कार कॉस्ट इन 2014? तो आप इसका रेट निकाल लेते हैं, आपको याद है ये बात? तो 42 और 8605 का रेट निकाल लेते हैं। 8607 है शायद, 8607, यस। तो ये रिलेशनशिप मैंने ऐसे निकाला कि 8607 को 42 से डिवाइड कर दिया। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस 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 एरिया में वैल्यू चाहिए होती है उसके ऊपर रखते हैं और उन्हीं दूसरे वाले से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमें वैल्यू यहाँ चाहिए ना, इस जगह चाहिए, तो मैंने इसको ऊपर रखा। ये सेक्शन हमें हमारे लिए चाहिए ना, नीचे वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इस वाले को ऊपर रखा, इस वाले को नीचे रखा। आंसर है 204.93। यानी इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 42 को 8607 बनाने के लिए 204.93 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 को कन्वर्ट करने के लिए 204.93 से मल्टीप्लाई किया, 20493 डॉलर्स आंसर आ गया। पुरानी वैल्यू ये थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट its value in 2017 if the represented per annum for these 2 years। अच्छा, 2016 और 17 की डेप्रिसिएशन हमें नहीं पता, और 20% पर अनम अब से लगानी है 2 साल की। ओके, अभी प्राइस क्या थी, गाड़ी की कीमत अभी क्या थी? 8607। अभी 100% है 8607, और 20% पर अनम, तो 40% निकाल दी, माइनस कर दी, तो बची हमारे पास गाड़ी की वैल्यू में से 60%। तो हमें ये नहीं पता कि क्या माइनस किया, और ये नहीं पता कि फाइनल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं निकाल के बताता हूँ। अच्छा, अब इसमें करना क्या था दूसरे सिचुएशन में, कि अब 2 साल गुजर गए हैं और 2 साल 20% मज़ीद इस पर डेप्रिसिएशन लगी है। तो बताइए अब क्या वैल्यू होगी? तो पहले साल जब अब वैल्यू हमारी जब थी 2015 में, हाँ 2015 में 8607 थी, जो कि 100% थी। 20% कटा तो 80% रह गया। इन दोनों का रिलेशनशिप निकाला तो 8607 को 100 से डिवाइड करेंगे, 86.07 बचेगा। तो 80 को मल्टीप्लाई करते हैं 86.07 से, तो पता चल जाएगा कि 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। फिर अब ये आज की वैल्यू हो गई, समझने दोबारा। 6885.6, इस वक्त ये 100 है, ये 2016 की बात है। 100% ये है। अब फिर इसमें से 20% माइनस करेंगे तो 80% बचेगा। इनका रिलेशनशिप आपस में निकाल लेंगे तो बचेगा 6885.6, 100 से डिवाइड करेंगे बचेगा 68.856। अब 80 को 68.856 से मल्टीप्लाई करें, 5508.5 डॉलर बचेगा। तो अब ये आखिर में 2017 में इसकी कीमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ी सफाई कर लेते हैं। A shop has a markup of 46% on an item selling 49.64. Calculate the wholesale price। शॉप ने कितने का लिया था? 100 का लिया था, उसमें उसने मार्कअप लगाया 46। अब उसका हो गया जमा 146%। ठीक है, ये होलसेल से लिया था, इतना पैसा लगाया, और इतना अब उस इतने का वो बेच रहा है। तो अब वो जो बेच रहा है वो 49.64 का बेच रहा है। तो 49.64 डिवाइड बाय 146 इज इक्वल्स टू 0.34 का रिलेशनशिप है इनका आपस में। तो जब 100 को इंटू 0.34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास कि एक्चुअली ये शुरू में था 34 का, जिस पे 46% प्रॉफिट लगा, तब ये 49.64 का हो गया। ठीक है जी, ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी है, शॉप हैज़ अ सेल, एन आइटम इज मार्क्ड एट 160 आफ्टर अ रिडक्शन ऑफ 20। पहले 100% थी, फिर 20% रिडक्शन हुई, अब हो गई 80%। और ये जो 80% की प्राइस है ये हमें पता है कि 160 है।
तो इनका पहले रिलेशनशिप निकाल लें, 160 डिवाइड बाई 80, वैसे तो बहुत बेसिक से सवाल है कि दो आंसर है, तो फिर इसका रिलेशनशिप निकल आएगा 100 इंटू टू इज़ 200। तो वो चीज़ पहले 200 की थी जो अब 160 की बिक रही है। पूछा क्या था, देखा ही नहीं। कैलकुलेट द अमाउंट सेव्ड इफ़ द आइटम इज़ परचेज एट द सेल प्राइस ज़्यादा देन द नॉर्मल प्राइस। तो इन्होंने 40 बचा लिए। ऐसे ही निकल आएगा, 200 से में 40 माइनस किए, नहीं तो आप 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव ऑन। अब अगला सवाल एग्जाम से आया है। पॉपुलेशन न्यू टाउन की 45,000 है और पॉपुलेशन विलेन्यू विलेन्यूव की 39,000 है। ज़ाहिर प्रॉपर नाउन है तो पता नहीं कैसे पढ़ता हूँ इसको। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ दिस पॉपुलेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, अब ये देखिए सवाल और भी जगहों से आ रहे हैं ना, एग्जैक्टली इस ये सवाल यहाँ का नहीं है, लेकिन ये कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। किसी एक को ऊपर रखिए, दूसरे को नीचे रखिए, 39,000 डिवाइड बाई 45,000 कर दीजिए। तो इसको आप 3 से डिवाइड करके कर लीजिए। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 0 0 0 0 काट दिया पहले ही। 3 1 ज़ा 3, 3 5 15, तो 13/15 हो जाएगा, रेशो आ जाएगा। ठीक है, फिर in Newtown 28% of population are below age of 20. Calculate how many of Newtown are below the age of 20. यार ये तो आसान है ना, इसका 28% निकाल लेंगे न्यू टाउन का। 45,000 इंटू 28 डिवाइड बाई 100 निकाल लीजिएगा। इसमें 16,000 पे लोग जो हैं वो बिलो एज ऑफ 20 हैं। परसेंटेज निकाल लीजिए, तो 16,000 डिवाइड बाय टोटल कितनी पॉपुलेशन थी, 39,000 इंटू 100, इससे निकल आएगी परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज पता हो तो परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 करते हैं, परसेंटेज निकालनी हो तो टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। अब ये तो नहीं बताना चाहिए मुझे आपको बाहर। टोटल पॉपुलेशन ऑफ न्यू टाउन इज 125 ग्रेटर देन इट वाज 50 इयर्स अगो। कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ न्यू टाउन 50 इयर्स अगो। देखें ये वो अब रिवर्स वाला सवाल आ गया कि आज 125 है ना, is 125% greater than it was 50 years ago. Okay, कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ रिटर्न 50 ईयर्स अगो। ओके, तो पहले अगर 100 थी, मज़ीद उसमें 125% का इजाफा हुआ, तो अब तो भाई ये 225% हो गई। और अब कितनी है, अब 45,000 है। तो इनका क्या रिलेशनशिप हुआ, 45,000 डिवाइड बाई 225 करें, आंसर आ रहा है 200। 200 के रेशो से आप इसको निकाल सकते हैं। तो 100 इंटू 200 पहले कितनी थी, 100% थी। 100 इंटू 200 20,000 आ जाएगी। तो पहले 20,000 थी यहाँ की पॉपुलेशन। चलो, फिर द टू टाउन्स आर कंबाइंड एंड मेड इनटू वन सिटी कॉल्ड मोनो सिटी। कैलकुलेट इन मोनो सिटी रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन इज एंड चिल्ड्रन 12 इज टू 13 इज टू 5। कैलकुलेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन मोनो सिटी। ये एक अलग ही सवाल है। आपको पता है कि जब रेशियोज़ में दिया होता है तो सारे रेशियोज़ को ऐड कर लेते हैं, तो मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। तो ये आपके हो गए 12 प्लस 13 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 30। टोटल रेशियोज़ कितने हैं जिसमें हमें डिवाइड करना है, वो 30 हो गए। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 45,000 प्लस 39,000, दोनों शहर मिला लिए आपने, तो टोटल हो गया 84,000। अब 84,000 को डिवाइड बाय 30 कर दें तो एक यूनिट रेशो का, एक यूनिट जो है 2800 का है। बच्चों के पास कितना प्रोपोर्शन है, 5। तो 2800 इंटू 5 कर दें, आंसर आ रहा है 14,000। तो 14,000 बच्चे हैं। ठीक है, ये सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्वायर साइड ऑफ द लेंथ डी मीटर। ओह, अच्छा जी, नियरेस्ट 10 मीटर्स में करेक्शन चाहिए आपको। ठीक है, तो पूछ क्या रहे हैं, कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल। तो देखिए 10 मीटर्स है ना, तो 10 को डिवाइड बाई 2 करके आपके पास चल जाएगा कि 5 मीटर्स का ऊपर नीचे होना है इसमें।
तो 115 से के बराबर या छोटा हो सकता, 115 के बराबर या बड़ा हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 125 से कम ही होगा। 125 नहीं हो सकता, वरना 125 का आंसर तो राउंड ऑफ करके 130 हो जाएगा। ये हम निकालना पहले भी सीख चुके हैं। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरियाज ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो एरियाज निकाल लें और फिर उसके बाद ये क्या स्क्वायर में है जी, स्क्वायर में है, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड प्लस साइड प्लस साइड, अरे भाई साइड इंटू साइड, खाली कभी कभी हो जाता है जब तेज़ से ज़्यादा तेज़ कर रहे होते हैं ना, तो साइड इंटू साइड जो है एरिया का स्क्वायर होता है। अब साइड दी हुई 115 है, तो 115 इंटू 115 कर लें, ये आया 13225। ठीक है, 125 इंटू 125 कर लें, ये आया 15625। ठीक है जनाब, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये एरिया हो सकता है, कम से कम ये एरिया हो सकता है, इन दोनों का आपस में माइनस करें, आंसर आएगा 2400। तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे के अंदर 2400 स्क्वायर मीटर का डिफरेंस हो सकता है, मीटर स्क्वायर। सवाल ख़त्म। नेक्स्ट पेज, थोड़ा ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ भाई, ये आसान सवाल है ना, अब तो इसमें तो तेज़ चलना चाहिए। आपको अगर मुश्किल लग रहा है तो आप पॉज कीजिए वीडियो और दोबारा देख लीजिए इस सवाल को, जिस सवाल में आपको मुश्किल लग रही है उसको आप आराम आराम से चला जाइए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 में, अटेंड लेफ्ट सिडनी एट 23:20, 23:20 पे 18 दिसंबर को, और ब्रिस्बेन में आई 0204 19 को। ठीक है, हाउ लॉन्ग एन आवर्स एंड मिनट्स वॉज द जर्नी। यार ये सवाल तो आप लोग कर ही लें खुद ही, बहुत मुश्किल सवाल है। ठीक है, ये तो मैं नहीं कर रहा। रेक्टेंगल हैज़ साइड्स, अभी हमारे समझ नहीं आया ना कि इसमें क्यों दिया इन्होंने, इसमें क्या था ऐसा। रेक्टेंगल हैज़ साइड्स, अगर किसी को जवाब सही नहीं पता हो तो इसका जवाब 3 घंटे 20 मिनट है, यहीं से नज़र आ रहा है ना, 3 घंटे 20 मिनट, समथिंग लाइक दैट। और नहीं भाई, बुक में आंसर गलत है। 40 मिनट यहाँ है आपके पास, और 2 घंटे 4 मिनट यहाँ है, तो 2 hours 44 minutes बन रहे। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड ये है एक साइड ये है, दोनों की अपर और लोअर बाउंड तो मैंने वैसे ही खुद ही निकाल ली, क्योंकि सवाल ना बाउंड्स का था ना। 6.1 की 1 डेसिमल प्लेस तक जाएंगे तो 6.05 और 6.15 के बीच में होगा, 6.15 से कम कम होगा, 6.05 के बराबर या से बड़ा होगा। सिमिलरली 8.1 का 8.05 और 8.15 के बीच में होगा। सवाल लेकिन लोअर बाउंड का था नहीं, सवाल था कि अपर बाउंड की मदद से रेक्टेंगल का एरिया एक्यूरेटली निकाल लीजिए, तो वो ये निकल रहा है, मल्टीप्लाई करके निकलता है एरिया। अगला सवाल है जी, पेंसिल आर पैक्ड इन अ बॉक्स, ईच पेंसिल द डायमीटर ऑफ 7 मिलीमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर। तो 7 मिलीमीटर का लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या होता है, करेक्ट टू 1 इज 6.5 से 7.5 के बीच में होता है अपर बाउंड। ठीक है, राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल, करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर ही दिया हुआ है ना, तो 6.5 लिख दिया लोअर बाउंड हमने। फाइंड द स्मॉलेस्ट फिस्ट ऑफ द बर्ड दैट कैन ऑलवेज होल्ड 8 पेंसिल्स साइड बाय साइड। छोटे से छोटा कितना होगा जिसमें हमेशा 8 पेंसिल्स आ जाएंगी, छोटे से छोटा कितना होगा। देखें अब इसमें ना एक ट्रिक है सवाल में, कि हर सूरत 8 पेंसिल आ जाएं, तो फिर आप लोअर बाउंड से नहीं निकालिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई पेंसिल थोड़ी सी मोटी हो, तो इसलिए ये जो हर सूरत इसमें आ ही जाए तो ये अपर बाउंड से निकलेगा। तो 7.5 को इंटू 8 कर दें, आंसर आ रहा है 60, यानी 6 सेंटीमीटर जो है वो होना चाहिए। 6 सेंटीमीटर अगर होगा तो लाजमन हर सूरत में पेंसिलें आ ही जाएंगी, चाहे पतली हों या मोटी हों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द रेशियोज ऑफ टीचर्स मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो 2, 17 और 18 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने, द फाइनल नंबर ऑफ टीचर्स ने। यार ये सवाल खुद कर लीजिएगा, सारे रेशियोज को ऐड कर लें आपस में, तो ये 37 बन रहा है मेरे ख्याल से, 18 + 17 + 2, और आप टोटल नंबर्स को डिवाइड कर दीजिए। टोटल, अच्छा स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स नहीं दिए हुए, ओके ठीक है। अब आपने क्या किया, एक्चुअली
ये रेशो में इन्होंने ट्रिक क्या किया है, 17 और 18 दोनों स्टूडेंट हैं, एक फीमेल है एक मेल है, क्योंकि टोटल उन्होंने 665 स्टूडेंट्स का दे दिया। तो 2 रेशो ये 17 प्लस 18 बनता है 35, 2 रेशो 35 है एक्चुअली ये। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 665। तो बताइए कि टीचर्स कितने हैं। तो इस सूरत में जो हमारा असल मुकाबला है वो 2 रेशो 35 से है, जो कि टीचर्स का कितना एक्चुअल नंबर है वो x है, और जो हमारा स्टूडेंट्स का नंबर है वो है 665। तो ये होता है ना x रेशो 665 इज़ इक्वल्स टू 2 रेशो 35। तो हम इसको यूँ कर लेते हैं कि 2/x किसी भी तरह से कर लें। 2/x इज इक्वल्स टू 35/665। मैंने अपनी आसानी के लिए ऐसा किया, मैं इसको उधर ले जाऊँगा, इसको ले जाऊँगा, इसको उधर ले आऊँगा। तो 2 × 665/35 इज इक्वल्स टू x विच इज़ इक्वल्स टू 38 टीचर्स हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सफाई कर लें थोड़ी सी। पूछ रहे हैं जनाब आपसे, एक हॉलीडे इन यूरोप वाज एडवर्टाइज एट अ कॉस्ट ऑफ 245, एक्सचेंज रेट वाज 1:1.06 यूरोज। अरे यार ये तो खुद निकालें ना, मतलब डॉलर टू रेशो वो यूरो कन्वर्ट करना। लो भाई, स्टूडेंट्स की बहुत सारी फरमाइश पे इस सवाल में बहुत गलतियां कर रहे हैं बच्चे, तो बता ही देता हूँ भाई। अगर $1 ज़्यादा यूरो के बराबर है तो डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है, ये समझ लो। यहाँ पे जो चीज़ लिखी है उसके आगे ज़्यादा नंबर लिखे हैं, यहाँ पे जो चीज़ लिखी है उसके आगे कम नंबर लिखे हैं, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। $1 देते हैं तो बहुत सारे यूरो आते हैं, यानी एक से ज़्यादा यूरो आते हैं, नज़र आ रहा है, तो डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब है अगर 245 खर्चा यूरो में हो रहा है तो डॉलर में इससे कम होगा। तो अगर ख़र्चा कम, आंसर इससे चेक हो जाएगा कि कम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपको इसको 245 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.06 से। तो आंसर आपका आएगा 231.13 डॉलर्स। ठीक है, राइट द नंबर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस यार एंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, आपको पता होनी चाहिए। 2 डेसिमल प्लेसेस की करेक्शन का मतलब है कि यहाँ तक आपको करेक्ट करना है, तो ये 28 हो जाएगा पॉइंट, बाकी नंबर तो ये रहेगा। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होती हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेफ़्ट से 2 ले लीजिए आप, तो ये 1, अभी चूँकि 4 है ना, तो ये अपने आगे वाली को बढ़ा नहीं सकता, तो ये हो जाएगा 1000 और डेसिमल कुछ नहीं रहेगा आगे। 2 फिगर सिग्निफिकेंट में हम वैल्यूज़ देते हैं, बाकी सब ज़ीरो कर देते हैं। तो जो लेफ़्ट से फर्स्ट 2 होंगी उनको हम देखेंगे, उसमें उसके उसके अंदर राउंड करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो इसको राउंड करने के लिए देखा, अगर यहाँ 5 होता तो 11 हो जाता, यानी 1100 हो जाता, 5 या 5 से ऊपर होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मार्कर रिसीव 800 फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर। 150। अच्छा, रेशो का सवाल भी आ गया। रेशो के ज़्यादा आ रहे हैं, वो काम के तो नहीं आ रहे ज़्यादा। 150 एंड डिवाइड द रिमेनिंग रेशो। ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हिज सेविंग। तो सवाल समझ लें, 800 मिले थे, 150 उसने खर्च कर दिए, बच गए 650। 650 को उसने सेविंग और हॉलीडे पे ऐसे खर्च करना है। तो जितने भी रेशियोज़ होते हैं उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐड करके 9 और 4 13 आते हैं, तो 650 को 13 से डिवाइड करते हैं तो एक रेशियो हमारे पास 50 का आता है। 650 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल्स टू 50। अब बताइए कि सेविंग कितनी है, 9 है, तो 50 इंटू 9 कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेविंग 450 है। ठीक है, अच्छा फिर तो 450 एक तरफ हो गया और 200 एक तरफ हो गया, क्योंकि 5 4 20 होता है। ही यूजेज 80% ऑफ द 150। जो 150 उसने पहले खर्च किया, उसका 80% कपड़े खर्च करने में निकाल दिया। किसी भी चीज़ की कोई परसेंटेज निकालनी होती है तो उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो
150 इंटू 80 डिवाइड बाई 100 इज़ 120। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं द मनी रिमेनिंग फ्रॉम द 150 इज 317 पॉइंट, अच्छा 3712% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द डे ट्रिप टू कायरो। जो पैसे बचे हैं कायरो के डे ट्रिप के मुकाबले में 3712% हैं, तो कॉस्ट ऑफ द ट्रिप निकालिए। 150 में से कितने बचे भाई? 30 बचे ना, 120 खर्च कर लिए तो 30 बच गए, तो 30 जो हैं वो 3172 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द डे ट्रिप है। ओके, अब देखें एक छोटी सी गलती से ना कितना टाइम मेरा वेस्ट करवाया। ये 3712 नहीं है, 37 होल नंबर 1/2 है, यानी 37.5 है एक्चुअल सवाल में। उसकी वजह से कितना टाइम वेस्ट हुआ मेरा, अब मैं बता नहीं सकता आपको। तो भाई जब असल अमाउंट 100% थी, अभी जो हमारे पास पैसे बचे हैं वो किसी असल चीज़ के 37.5% है, तो कितने परसेंट माइनस हुआ उसमें से? 62.5% माइनस हुआ, तो 37.5% बचा। ये क्वेश्चन बन रही है ना कि कोई ख़र्चा है जो ट्रिप पे होने वाला है जो कि हमें नहीं पता, उसका अभी हमारे पास 37.5% है, यानी 62.5% नहीं है। ठीक है, 100 में 62.5% माइनस किया तो 37.5% बचा। ये हमें पता है कि कितना है, 30 है हमारे पास बचा हुआ, क्योंकि 150 में से 120 के कपड़े खरीद लिए, तो 30 बचा। अब 37.5 और 30 का क्या रिलेशनशिप है? 30 को ऊपर रख के डिवाइड बाय 37.5 कीजिए, पता चल जाएगा इनका रिलेशनशिप जो है वो 0.8 का है, 0.8। तो 100 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, $80 आंसर आएगा। तो ये है आंसर कि जो पैसे उसके पास बचे हैं कायरो ट्रिप के वो कम है। कायरो ट्रिप पड़ रहा है $80 का और इसके पास है $30। क्वेश्चन नंबर 15 है। जी जनाब, तो एक बच्चे ने 500 दफ़ा गेम खेला, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, और 370 दफ़ा जीता। तो हम पहले तो निकाल लेते हैं कि 370 दफ़ा जीता और 500 दफ़ा खेला, तो कितनी परसेंटेज आई उसकी? उसकी आई 74%। अगर इसको परसेंटेज को हटा दें कि हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो 370/500 इज इक्वल्स टू 0.74। ठीक है, अब उसने ये बता रहे हैं कि कुछ और गेम खेलेगा और एक भी नहीं हारेगा, तो कितने गेम खेलेगा कि 75% हो जाए? तो अब जो भी वो गेम मज़ीद ऐड करेगा खेलने में, वो सब के सब ऐड करेगा जीतने में। इसलिए यही ट्रिक है इसकी। 370/500 तो यहाँ रहा, लेकिन अब वो जितने भी नए गेम खेलेगा वो सब के सब जीतने की परसेंटेज को ऐड करेंगे, तो जीतने के नंबर उतनी ही अमाउंट से बढ़ेंगी जिस अमाउंट से खेलने के गेम बढ़ेंगे, और नई परसेंटेज होगी हमारी 0.75। बस यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको उधर ले जाइए। 370 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0.75 इंटू 500 प्लस 0.75x। इसको यहाँ ले आते हैं तो 0.25x रह जाएगा, 0.7 माइनस हो जाएगा इसमें से, और 500 का 0.75 निकालते हैं तो 375 बचता है। 375 में से माइनस 370 कर लें तो 0.25x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 0.25 विच इज इक्वल्स टू 20। तो 20 गेम वो और जीते, खेले और 20 के 20 जीते, तो ये 75 हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। इसको निकालने का एक और तरीका भी है। विनिंग परसेंटेज तो चेंज हो रहा है, लूजिंग परसेंटेज तो, लूजिंग अमाउंट तो हमें पता है, विनिंग नंबर ऑफ गेम्स तो बढ़ रहे हैं, लूजिंग नंबर ऑफ गेम्स नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको निकालने का दूसरा तरीका भी था। 370 जीते थे 500 में से, तो 130 हारे थे 500 में से। ठीक है, विच वॉज एट दैट टाइम 26% है ना, या 0.26 कर लें, देख लेते हैं। 130 डिवाइड बाय 500, 0.26। ठीक है, अब अब अभी भी 130 ही हारे होंगे, तो कितने गेम और खेलेगा कि 0.26 के बजाय 0.25 हो जाए, तभी वहाँ 75 होगा।
तो 130 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 0.25, ऐसे भी निकल सकता है। ठीक है, तो 130 डिवाइड बाई 0.25 इज़ 520। तो 500 और 520 में कितने का डिफरेंस है? 20 गेम्स और खेलेगा। दोनों में से जिस तरीके से चाहे निकाल दें, दोनों तरीके ठीक है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16। टोटल क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पे? 36 हैं। एक दो सवाल और 17 तक कर लेते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करके दूसरी बना लेंगे। सुनंदा charged $25,000 when the exchange rate was this। एक यूरो के ज़्यादा डॉलर आ रहे हैं, इसका मतलब है यूरो महंगा है, सॉरी पाउंड, पाउंड महंगा है, डॉलर सस्ता है। ठीक है। इन जून शी चेंज द डॉलर बैक इनटू द पाउंड व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज दिस। अभी भी पाउंड महंगा है, लेकिन पहले पाउंड ज़्यादा महंगा था, अब पाउंड कम महंगा है। कैलकुलेट द प्रॉफिट शी मेक गिविंग योर आंसर इन पाउंड्स। पाउंड्स में कन्वर्ट करवाया जब इतने का था, एक पाउंड का ज़्यादा डॉलर थे, अब एक पाउंड के की कम डॉलर हैं, ऐसा कुछ है। ओके, लेट मी कैलकुलेट एंड कम बैक। ठीक है ना, सही तो कह रहे हैं। उसके पास 25,000 पाउंड से उसने उसके डॉलर ख़रीद लिए। एक पाउंड का 1.96 डॉलर आया, तो 25,000 पाउंड के 1.96 से मल्टीप्लाई किया तो 49,000 डॉलर्स आ गए उसके पास। ठीक है। अब जब उसने दोबारा बेचा, यानी दोबारा पाउंड ख़रीदा डॉलर बेच के, तो अब रेट जो था वो 1.75 था। तो उसके अगेंस्ट उसको मिले कितने डॉलर्स? डिवाइड बाय 1.75 इज इक्वल्स टू 28,000 डॉलर्स, 20,000 पाउंड्स। तो पहले उसके बाद 25,000 पाउंड्स थे, जब एक्सचेंज रेट चेंज हुआ तो उसने जब वापस पाउंड्स लिए तो 28,000 पाउंड्स मिले, तो 3,000 पाउंड्स का उसको बेनिफिट हो गया। Question number 17. In 2005, there were 9 million bicycles in Beijing. Correct to nearest million. 9 मिलियन का मतलब है 8.5 से 9.5 के बीच में होगा, इससे लेस देन होगा और इससे लेस देन इक्वल टू होगा। Average distance traveled by each bicycle in one day was 6.5 kilometer to one correct decimal. Lower bound, upper bound. एवरेज डिस्टेंस जो है वो 1 डेसिमल प्लेस तक सही है, तो ये 6.45 से 6.55 तक हो गया। ठीक है। वर्क आउट द अपर बाउंड ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बाइसिकल्स। ओके, तो 9.5 इंटू 6.55, ठीक है, which is equals to 62.225 million, 62.225 million किलोमीटर। ठीक है, तो ये आ गया, अपर बाउंड का आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 17 डन हो गया। ज़रा एक नज़र आगे के देख लें, वैसे तो हम चाह रहे थे कि उसकी हम सेपरेट वीडियो बना लें, तो 18 ऑनवर्ड्स जो है हम दूसरी वीडियो बना लेते हैं, ताकि फिर इस तरह से आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, तोड़ तोड़ के बना लेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, बस ये वीडियो एंड करें, फ़ौरन ही हम दूसरी बना लें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।